चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हरी डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। Death strikes, I prove my blood, I swear I will kill death. This is the statement of late Captain Manoj Pandey, Paramveer Chakra winner of Kargil War. Only taped wireless messages which fooled no one. Our soldiers of Northern Light Infantry were made to occupy barren ridges with handheld weapons. केवल कारगिल युद्ध में 527 बलिदान हमने दिए। उससे पहले 47 में हमने क्या किया है? कितने बलिदान हुए? 62 में, 65 में, 71 भी हमने बलिदान दिए। कुल मिलाकर 21 परमवीर चक्र अभी तक मिले हैं। 21 में से 16 परमवीर चक्र केवल जम्मू कश्मीर के लिए लड़ते हुए लोगों को मिले हैं। श्री दिनेश कुमार, वाइस चांसलर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, वाइस चांसलर हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, श्री प्रताप जी, श्री आशुतोष भटनागर, डायरेक्टर जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर, श्री प्रताप जी, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, कारगिल युद्ध में शहीद वीरों के पूज्य परिवार तथा अन्य विशिष्ट अतिथिगण एवं मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हरी डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। If death strikes, I prove my blood, I swear I will kill death. This is the statement of late Captain Manoj Pandey, परमवीर चक्र विनर ऑफ कारगिल वॉर। क्या सौभाग्य है, क्या संयोग है कि हम भी उसी स्कूल के छात्र हैं जिसे कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने गौरवान्वित किया है। आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने हमें कारगिल युद्ध के 25वीं वर्षगांठ पर आप सबको संबोधन करने का अवसर दिया है। 1999 के कारगिल युद्ध ने भारत की सशस्त्र सेनाओं की वीरता, साहस और पराक्रम से इतिहास में एक अहम अध्याय जोड़ दिया है। कारगिल युद्ध भारत के वीरों की गाथा है, अदम्य मानवीय साहस का उदाहरण है, अतुलनीय रण कौशल का चित्रण है, अभूतपूर्व जूनियर लीडरशिप का प्रेरणादायक नमूना है, सर्वोच्च बलिदान की मिसाल है और देश प्रेम का एक अलौकिक और अनूठा विवरण है। आज के संबोधन को हम 4 भागों में बांटेंगे। सर्वप्रथम हम आपको कारगिल युद्ध की बैकग्राउंड और पाकिस्तान का क्या एम था इस युद्ध को छेड़ने का, वो बताएंगे। उसके बाद हम आपको युद्ध की कुछ जानकारी देंगे। फिर हम आपसे नेशनल सिक्योरिटी संबंधित कुछ वार्ता करेंगे और अंत में हम अपने अनुभव से कुछ आपसे बातें साझा करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड। 1971 की पराजय के बाद से पाकिस्तान हमेशा बदले की आग में जलता था और ये शर्मनाक हार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और उनके घाव और गहरे हो गए जब 1984 में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई कर लिया।
पाक आर्मी ने इससे बदला लेने की योजना बनाई और उनका प्लान था कि लद्दाख को जाता हुआ नेशनल हाईवे 1 अल्फा को कारगिल के पास से काट दें, जिससे कि भारत की सेना जो सियाचिन में है उनका वहां रहना मुश्किल हो जाए। इस तरह से इंडिया विल बी फोर्स्ड टू सेटल द कश्मीर इशू विद पाकिस्तान ऑन देयर टर्म्स। ये हर आर्मी चीफ उनका ये प्लान बनाता था। जनरल जिया जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर 1978 से 1988 तक, उनको भी उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये प्लान प्रस्तुत किया। उसके बाद जब श्रीमती बेनजीर भुट्टो वहां की प्रधानमंत्री बनी तो उनको भी इस प्लान से अवगत कराया गया, पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष ने इस प्लान को नामंजूर कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरह का मिस एडवेंचर युद्ध की तरफ ले जाएगा और युद्ध का नतीजा उनको साफ था। जनरल जिया ने इसके बावजूद एक नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस करा और ये डॉक्ट्रिन थी ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, which involved carrying out terrorist operations in multiple locations। और इसी के तहत 1984 में पंजाब में इंसर्जेंसी शुरू हुई और 1988-89 से जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी चल रही है। मई 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे और उसके जवाब में पाकिस्तान ने उसी महीने 1998 में अपना भी न्यूक्लियर टेस्ट करा, जिसको कोड नेम यौम तकबीर यानी डे ऑफ ग्रेटनेस के नाम से रखा। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कटुता बढ़ती जा रही थी और हमेशा युद्ध के बादल मंडराए रहते थे। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पीस प्रस्ताव रखा, जिसका वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वागत किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर यात्रा रखी और इस यात्रा के दौरान लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ। और जब हमारे प्रधानमंत्री लाहौर यात्रा पे थे तो वहां के तीनों सेना अध्यक्ष आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के उनके स्वागत में खड़े हुए थे। उस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ थे। फरवरी 1999 में एक तरफ लाहौर डिक्लेरेशन साइन हो रहा था और दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ was backstabbing his own country and the prime minister by his grandiose war efforts। कारगिल क्षेत्र की पोस्ट को ऑक्यूपाई करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी, उस पर रसद पहुंचाने के रास्ते तैयार हो रहे थे। हम आपको ज्ञात करवाएं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंडरस्टैंडिंग थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल की दुर्गम पहाड़ियों पर बनी पोस्ट को सर्दियों में जहां 10-10 फुट बर्फ गिरती थी वो वेकेट कर दिया जाता था और बर्फ पिघलने के पश्चात मई से नवंबर के महीने में दोबारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता था। और यह प्रथा कई वर्षों से चली आ रही थी। पाकिस्तान ने इस मिसअंडरस्टैंडिंग का गलत फायदा उठाया एंड बाय एंड अप्रैल 99 Pakistan's Northern Light Infantry, disguised as Kashmiri terrorists, occupied these winter-vacated posts under Operation Badr। इस 160 किलोमीटर की रिज लाइन पर बनी पोस्ट, जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा श्रीनगर से लेह को डोमिनेट करती हैं, उस पर वो आकर जम के बैठ गए। 3 मई 1999 को वहां के एक लोकल ताशी नाम के युवक ने, जो अपनी याक को ढूंढने गया था उस तरफ, उसने इन पोस्ट पर पाकिस्तानी सैनिकों को देखा। उसने ये सूचना भारत की सेना को दी। उसके बाद हमारी पेट्रोल्स भेजी गई, एयरफोर्स ने एरियल रेकी करी और ये खबर कंफर्म हो गई। Once the infiltration and occupation of these posts was confirmed, Pakistan went into denial mode
and blamed it on some ragtag terrorists. भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नवाज शरीफ को फोन करके पाकिस्तान आर्मी के षड्यंत्र के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उनके ही आर्मी चीफ ने उनसे छल किया था, उनसे धोखा किया था। Still, Pervez Musharraf was denying the truth to his prime minister. लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज जो पाकिस्तान के ISI के हेड थे उस वक्त, वो लिखते हैं, There were no mujahideen, only taped wireless messages which fooled no one. Our soldiers of Northern Light Infantry were made to occupy barren ridges with handheld weapons and ammunition. हालात गंभीर थे. It was soon realized that the operations to recapture the ridgeline back from Pakistan would be extremely difficult. Infantry assaults would have to be undertaken at very high altitudes while facing enemy fire from multiple directions. 5 मई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का शंखनाद किया। सामने थी कारगिल की पथरीली, निर्दयी, बंजर पहाड़ियां, चारों ओर हड्डियों को गलाने वाली ठंडक, -5 डिग्री से 15 डिग्री तक सेंटीग्रेड टेम्परेचर। पीठ पर 25 किलो वजन लेकर इन जटिल भौगोलिक परिस्थिति में एक एक इंच रेंग कर दुश्मन की आग उगलती मशीन गन्स का सामना करते हुए हमला करना था और विजय पानी थी। आपको बता दें, पहाड़ी इलाका हमेशा डिफेंडर को फायदा करता है। अगर हमें पहाड़ पे कोई भी मोर्चे को जीतना है तो एक पाकिस्तानी सैनिक के मुकाबले 10 हमारे सैनिक चाहिए। डिफेंडर को फायदा रहता है कि वो देख सकता है और ऑब्जर्व्ड फायर अटैकर के ऊपर ला सकता है। Hence, initially there were setbacks. We suffered heavy casualties since Pakistani troops were well entrenched in bunkers strengthened by iron girders. इन दुर्गम हालात और विषम परिस्थिति को काबू किया इंडियन एयरफोर्स और बोफर्स गन के इस्तेमाल से। The first air-to-ground strikes by fighter aircrafts of Air Force were launched on 26th May as part of Operation Safed Sagar और बोफर्स गन का इस्तेमाल हुआ डायरेक्ट फायरिंग रोल में। इंडिया के लिए प्रायोरिटी 1 था तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स जो श्रीनगर ले हाईवे को डोमिनेट कर रहा था, और प्रायोरिटी 2 था बटालिक तुर्तुक सेक्टर जो लद्दाख से सियाचिन को जोड़ता है। उस वर्ष सौभाग्य से जोजिला पास जो श्रीनगर से ले को कनेक्ट करता है उसकी बर्फ मई के महीने में ही पिघल गई। अन्यथा पिछले वर्षों में वो जून के मिड में पिघलती थी और तभी उस रास्ते पर आवागमन संभव हो सकता था। Additional forces like 8 Mountain Division were inducted. आर्टिलरी और इंजीनियर्स को और इलाकों से लाया गया और इस तरह पाकिस्तान पोस्ट को नेस्त नाबूद किया तथा उनके सैनिकों का मनोबल धरातल पर पहुंचाया। इंडियन आर्मी के वीरों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। सिर फूटे, अंग टूटे, पर हौसले बुलंद रहे। 26 मई को टाइगर हिल की घेराबंदी हुई। पाकिस्तान की लीडरशिप में भूचाल आ गया था। नवाज शरीफ के हाथ पांव फूल गए थे। उन्होंने 12 जून को विदेश मंत्री सरताज अजीज को भारत भेजा और विनती करी युद्ध को रुकवाने की, लेकिन भारत ने साफ कह दिया था कि जब तक एक भी पाकिस्तानी सैनिक इन पोस्टों पर मौजूद है, युद्ध विराम करने का सवाल ही नहीं उठता है।
15 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल से अपने सैनिकों को विड्रॉ करने की सलाह दी, पर परवेज मुशर्रफ उनके काबू से बाहर था। पाकिस्तान भी अभी भी अपने मरे हुए सैनिकों की लाशें स्वीकार नहीं कर रहा था। 13 जून को इंडियन आर्मी ने तोलोलिंग कैप्चर करा। पाकिस्तान आर्मी में विद्रोह की आग सुलगने लगी। उनके देश में कलह मच गई। नवाज शरीफ 4 जुलाई को अमेरिका पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें युद्ध रुकवाने की। भारत के वीर करो और मरो की परिस्थिति को करो और मारो में बदल चुके थे। 4 जुलाई को टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा रहा था। दिलों में हौसलों का तूफान लिए फिरता हूं, मैं हिंदुस्तान का सिपाही हूं, पानी से भी दिए जलाने का हुनर रखता हूं। एक एक करके इंडियन आर्मी ने सारी पोस्ट रिकैप्चर कर ली और 26 जुलाई को औपचारिक रूप से कारगिल युद्ध समाप्त हुआ। हमारे 527 वीर शहीद हुए और 1363 घायल हुए। पाकिस्तान के 800 से 1200 के बीच फेटल कैजुअलिटीज थी। दुर्भाग्य उस देश का, दुर्भाग्य उस सेना का जो अपने सैनिकों को मरणोपरांत अपनाए ना। 249 bodies of Pakistani soldiers were recovered and buried in India with due respect. कारगिल युद्ध, कारगिल की पहाड़ियां हमारे वीरों से रक्त रंजित हैं। हमारे सभी वीर अलंकरण के लायक हैं। इस युद्ध के पश्चात कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे तथा राइफलमैन संजय कुमार को मरणोपरांत परमवीर चक्र तथा ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी, वो जीवित हैं, उनको परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। भारत का हर योद्धा सम्मान का हकदार है। हम आपको कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में थोड़ा सा परिचय करवाएंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने पीक 5140 कैप्चर करने के बाद दिल मांगे मोर टैगलाइन का इस्तेमाल किया था। यही रेडियो सेट पर उनका सक्सेस सिग्नल भी था। इस ऑपरेशन के पश्चात वो घायल और अस्वस्थ थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जज्बा और जोश उछाल मार रहा था। और इसी अवस्था में उन्होंने दूसरी पहाड़ी 0.4875 को कैप्चर करने के लिए वॉलंटियर किया। सिलसिला मेरे सफर का कभी टूटा ही नहीं, मैं किसी मोड़ पर सांस लेने के लिए रुका ही नहीं। 0.4875 को कैप्चर के दौरान अपने एक इंजर्ड जवान को राहत देते वक्त दुश्मन की मशीन गन ने उनका सीना चीर दिया और वो भारत मां की गोद में हमेशा हमेशा के लिए समा गए। उनका वो फेमस कोट है जो छुट्टी के दौरान कहते थे, either I will come back after hoisting the tricolor or I will come back wrapped in it, but I will be back for sure। ये गाथा एक वीर की है। हर वीर भारत का जो है उसकी अपनी एक अनूठी गाथा है। अब हम आपसे नेशनल सिक्योरिटी के संबंध में कुछ विचार साझा करेंगे। आज विश्व बहुत कठिन दौर में है और ऐसे माहौल में नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूक्रेन और रशिया के बीच का युद्ध 2.5 साल से चल रहा है और परिणाम नजदीक नहीं दिख रहा है। गाजा और इजराइल का युद्ध 10 महीने से कई मोड़ ले रहा है। भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी अनोखी है। हम 8 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। हमारी नेबरहुड बड़ी विकट है। इसमें 3 परमाणु शक्ति देश हैं। आजकल बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन के इशू पर हालात ज्वलंत हैं। नेपाल में गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। अभी हाल ही में
सत्ता परिवर्तन वहां हुआ है। म्यांमार में मिलिट्री रूल है, अफगानिस्तान में तालिबान का साम्राज्य है। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान फेल्ड स्टेट की कगार पर है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं और पीओके में हालात काबू नहीं हो रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले ही पाक समर्थित आतंकवादियों की कार्रवाई की वजह से जम्मू में कुछ हमारा नुकसान भी हुआ है। आज भारत एक ऊंचे पायदान पर है। G20 की प्रेसिडेंसी के बाद भारत का रुतबा बढ़ा है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। भारत में प्रजातंत्र और कानून की जड़ें बहुत गहरी हैं। अतः साउथ एशिया के इस वॉलेटाइल रीजन में हमारा एक स्टेबल देश है। चीन जैसे कई देश भारत को एशिया में और विश्व शक्ति देखने में रोड़े अटका रहे हैं। 2016 में डोकलम और 2020 में गलवान युद्ध इसी का एक उदाहरण है। भारत ने चीन के वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव को ठुकराया है। धीरे धीरे चीन का असली चेहरा सब देख रहे हैं और उससे संबंध काट रहे हैं और भारत से मधुर संबंध बनाने के इच्छुक हैं। आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है, खास तौर से रक्षा के मामले में। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हो रहा है। सुरक्षा बलों के मॉडर्नाइजेशन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने कहा था कि किसी भी देश के लिए उसकी स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस का होना बहुत जरूरी है। इन सब बातों से हम देशवासियों को गौरवान्वित भी होना है और सतर्क भी रहना है। हमारे संबोधन के अंतिम भाग में हम कुछ अपने अनुभव आपसे साझा करेंगे और कुछ मैसेज आज के यूथ के लिए शेयर करेंगे। सबसे पहले, द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम इज नॉट द टास्क ऑफ सोल्जर्स अलोन। देश का हर नागरिक देश का सिपाही है, देश के स्वर्णिम भविष्य का रचयिता है। उपस्थित छात्र छात्राएं भारत के भविष्य के निर्माता हैं। आप देश की आशा हैं, हमारे सपने हैं, हमारा विश्वास है, हमारी उम्मीदें हैं। उम्मीद न टूटने दो, हौसला न हारो। आत्मविश्वास की कंघी से मन के डर के बाल संवारो। यह दुनिया उसी की है जिसने जीता है मन के डर को। पहचानो अंदर की शक्ति को, हर काम बेहतर बना लो। यदि 19वीं सदी, जैसा कुमार विश्वास कहते हैं, ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी, तो 21वीं सदी ही नहीं बल्कि आने वाली 3-4 सदियां भारत की होंगी, आपकी वजह से। दूसरा, आज जब सोशल मीडिया का बोलबाला है तो कई शक्तियां हैं जो भारत की प्रगति से नाखुश हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम विश्व शक्ति बने, अतः सोशल मीडिया के माध्यम से अराजकता फैलाना चाहते हैं। समाज का धर्म और जाति के नाम पर बिखराव करना चाहते हैं। ध्यान रहे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता हमारी शक्ति है, हमारी पहचान है। यही है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का मंत्र। हम इसे प्रिजर्व करें और इसे सेफगार्ड करेंगे। तीसरा, जिंदगी की राहें आसान नहीं होती हैं। किसी का भी जीवन फूलों की सेज नहीं होता है। मुसीबतें आएंगी, ठोकरें लगेंगी, लेकिन हमें हतोत्साहित नहीं होना है। Remember what Nelson Mandela said, greatness does not lie in never falling, but in rising up every time you fall. आज के संवाद को हम विराम देंगे कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि इन पंक्तियों द्वारा देकर।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जय हिंद। मंच पर विराजमान सभी अग्रज और सभागार में बैठे हुए स्थानीय नागरिक, विद्वज्जन, प्राध्यापक बंधु, करगिल के उस युद्ध में बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवारीजन और प्रिय विद्यार्थी मित्रों, लगभग सभी बातें कही जा चुकी हैं और उनको दोहराने का कोई बहुत अवसर भी नहीं है, लाभ भी नहीं है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें आपके बीच में साझा करने की इच्छा है, वो आपके साथ बांटने का प्रयास करूंगा। अभी मेजर जनरल साहब ने एक लगभग पूरा दृश्य तो अपनी ओजस्वी भाषा में हमारे सामने उस करगिल युद्ध का खींच दिया। ऐसा लग रहा था कि हम वहां पहुंच गए हों। उन्होंने आह्वान भी किया युवा पीढ़ी का, नई पीढ़ी का कुछ करने के लिए। निश्चित रूप से मोटिवेट हुए होंगे आप सब, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन ये जो मोटिवेशन तब काम करता है जब इसके संस्कार चलते रहते हैं लगातार। प्रोफेसर टंकेश्वर जी ने एक प्रश्न हमारे सामने रखा था। उन्होंने कहा कि दुनिया में कई देश युद्ध में तो लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास लड़ने के लिए सैनिक ही नहीं है। जो लड़ भी रहे हैं वो किसी बंधन के कारण लड़ रहे हैं। कई बार ऐसा भी लगता है, जब गलवान अपने यहां हुआ उसके बाद चीन के सैनिकों की बसों के वीडियोज आए थे जिसमें जो सैनिक गलवान भेजे जा रहे थे वो रो रहे थे। आप में से कुछ लोगों ने यूट्यूब पर देखे होंगे, अभी भी हैं। तो भारत में ऐसा क्या है जिसका अनुभव पूरी दुनिया से अलग है? सुधा जी ने जब अपनी बात कहनी थी तो मुझे लगता था इसका उत्तर तो उन्होंने दे ही दिया। वो जिस तरह मां की तरह दुलारते हुए हमें समझा रही थी आज की पीढ़ी को, मेरे मन में आ रहा था कि वही जो दुलार है, वही बातें, वही लोरी जो मां की तरह कही जाती है, मां कहती है, उसी से प्रताप, उसी से शिवाजी, उसी से गुरु गोविंद सिंह बनते हैं इस धरती पर। और मां की बचपन में दी गई वो सीखें, वो लोरियां हमें इस देश के साथ जोड़ती हैं और ये पिछले हजारों वर्षों का इतिहास है। भारत में इस राष्ट्र की पहचान हजारों वर्षों से एक जैसी है। जो लोग दुनिया की खबरों का हिसाब रखते हैं वो जानते हैं कि हर साल 5-7 देशों की सीमाएं अदल बदल जाती हैं। कभी कोई कहीं पहुंच जाता है, कभी कोई कहीं पहुंच जाता है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें पिछले हजारों वर्षों से सीमा का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप वेदों को देखिए, उसमें भारत का वर्णन है। उसमें आप महाभारत में देखिए, आप रामायण में देखिए, और आप बाद में कालिदास में देखिए या किसी भी उस काल के ग्रंथ को देखिए, भारत की सीमाएं समान रूप से हैं और पूरे देश को मालूम है। ऐसा नहीं कि जो सीमा पर रह रहा है उसको ही मालूम है कि हमारी बॉर्डर कहां है। जो सीमा पर रह रहे हैं उनकी तो बकरियों तक को मालूम है कहां तक जाना है। देश के किसी भी भूभाग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सीमाओं के बारे में जानकारी है। अब वाल्मीकि रामायण मैं पिछले दिनों देख रहा था एक सेमिनार के प्रसंग में ही। सुग्रीव किष्किंधा में रह रहे हैं और वानर जाति के हैं।
सीता का हरण हो गया है और सुग्रीव सीता की खोज के लिए वानरों के दल को भेज रहे हैं, और सुग्रीव अपने वानरों के दल को बताते हैं कि तुम उत्तर दिशा में जाना, तो वहां पर त्रिगर्त आएगा, द्विगर्त आएगा, कश्मीर की श्रेणियां आएंगी, और उसके बाद दर्द देश आएगा। दर्द देश के आगे ऐसे स्थान आ जाएंगे जहां कोई नहीं रहता है। अब कोई वाल्मीकि रामायण का कोई पात्र जो वानर कहलाता है वो भी जानता है कि हमारी सीमाओं में कहीं दर्द देश है। दर्द देश आज का गिलगित कहलाता है। तो लद्दाख और गिलगित और कश्मीर ये किष्किंधा में रहकर भी कोई बता रहा है। इसलिए पहली स्पष्टता हम सबको होनी चाहिए कि पिछले 10,000 वर्षों में भारत की सीमा में लेश मात्र परिवर्तन नहीं हुआ है, और इन वर्षों में हिंदू कुश और काराकोरम ये भारत की सीमाएं रही हैं। इसलिए जो नारा लगता है कश्मीर से कन्याकुमारी में, आप लोग अगर कभी जाएं लद्दाख की ओर और लेह के आगे बढ़ेंगे तो लेह से लेके और तुर्तुक, नुब्रा और हुंदर तक जो बीआरओ ने बोर्ड्स लगाए हैं उनमें बोर्ड बदल गए हैं। अब उस पर कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं होता, कश्मीर बहुत पीछे छूट जाता है। वहां पर बोर्ड लगे हैं कराकोरम से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। इसलिए अपनी इस पवित्र भूगोल को, सेक्रेड ज्योग्राफी को, ये हमें ध्यान रखना होगा। हमारा सैनिक बंदूक लेकर एलओसी पर तैनात है, जीवन के समर्पण के संकल्प के साथ, लेकिन उस एलओसी के पार उसको लगता है कि वो पाकिस्तान है। ये उस सैनिक को भी और आप जैसे लोगों की पीढ़ी को भी बताए जाने की जरूरत है और याद रखने की जरूरत है कि इस एलओसी के सामने पाकिस्तान नहीं, एलओसी के सामने भी भारत है, और सैकड़ों किलोमीटर तक भारत है। वो 47 से पहले भी भारत था और आने वाले वर्षों में फिर वो भारत बनेगा। अवैध कब्जे को हम पाकिस्तान न माने। एलओसी के दूसरी ओर, एलएसी के दूसरी ओर चीन के नियंत्रण वाले कब्जे वाले क्षेत्र, पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र, ये भारत हैं। अगर कमजोरी हमारी रही है तो उस कमजोरी को दूर किया जाएगा। दुर्भाग्य से एक दौर ऐसा आया जब हमारे निर्णय करने वालों के मन कुछ कमजोर थे। 62 में एक चोट हमें मिली जिसके पीड़ित थे, डरे हुए थे, और आगे कुछ हम कर पाएंगे इसका आत्मविश्वास हमारे पास नहीं था। दुनिया से मिलने वाले दान, दुनिया के दान में अमेरिका से लेने वाला गेहूं सड़ा हुआ, उसको खाकर अपनी जिंदगी चला रहे थे। 91 में लोगों ने कर्जा देना भी मना कर दिया दुनिया ने, और कर्जा देने, कर्जे के ब्याज चुकाने के लिए हमें अपना सोना गिरवी रखा। हम सब जानते हैं सोना गिरवी रखने का मतलब क्या होता है। इन परिस्थितियों में भारत ने अपनी यात्रा की है, और इसलिए शायद लड़ने की हिम्मत न रही हो, शायद हमारे पास पूरे संसाधन न हो कि हम करारा जवाब दे सकें, शायद हमारे आत्मविश्वास में कुछ कमी रह गई हो, लेकिन उस दौर से हम बाहर आ गए। बहुत सारी चीजें इस दबाव में हमने शायद छुपाकर भी रखने की कोशिश की हो, देश को पता ना चले कि सच क्या है, यह भी कोशिश की गई। 2012 में मुझे अवसर मिला लेह के आगे जाने के लिए एक कारण से। आप कल्पना कीजिए कि उस समय तक भी परमिट लगता था। लेह से परमिट मिलेगा तो आप लेह के आगे जा सकेंगे, और परमिट देना कि ये वहां के अधिकारी की इच्छा पर निर्भर करता था। मैं गया, मैंने आवेदन किया कि मैं लेह के आगे जाना चाहता हूं। हम 4 लोग थे और परमिट नहीं मिला। ये 2012 की बात कर रहा हूं, बहुत पुरानी नहीं है, 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूं। हमें परमिट नहीं मिला। हमने तय किया कि परमिट नहीं मिलेगा तो भी हम जाएंगे, और हम गए और जहां जहां तक कल्पना की जा सकती है वहां तक होकर आए, बिना परमिट के गए। बाद में फिर मैं लौटकर वापस जब लेह आया तो एक अधिकारी ने मुझे संदेश भेजा कि आपसे बात करनी है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं गेस्ट हाउस में? उन्होंने कहा हमें पता है आप कहां कहां होकर आए। मैंने कहा ठीक है आ जाइए।
तो उन्होंने खैर कुछ जानकारियां दी और कहा कि मैं जहां पहुंचा सकता हूं पहुंचाइए। लेकिन मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा कि यहां पर विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। 150-150 किलोमीटर तक सड़कें ही नहीं है, रेत पर हम चले जा रहे हैं। छोटी छोटी जरूरतें, बिजली पानी सड़क जैसी जरूरतें, रोजमर्रा के घरेलू सामान, ये उपलब्ध नहीं है। ऐसा क्यों है? कम से कम सड़क बनेगी तो गांव में, हमारे बॉर्डर पर जो गांव है, उन लोगों को आना जाना, मिलना जुलना सरल होगा, उनका हमारे साथ संवाद होगा, मुख्य धारा में वो आएंगे। तो ये सड़कें क्यों नहीं बन सकती जब पूरे देश में बन रही हैं? आपको आश्चर्य होगा, पहले तो उस अधिकारी ने मुझे कहा कि ये तो हमारा काम नहीं है, वो तो जो सड़क बनाते हैं वो बताएंगे, फिर ऐसे ऐसे कई बातें। मैंने कहा लेकिन आप इतने वर्षों से यहाँ हो, काम देख रहे हो, आपको अनुमान क्या है, क्यों ऐसा होता है यहाँ? आपको आश्चर्य होगा, उनका जवाब था कि देखिए एक ना एक दिन तो चाइना ने यहाँ के कब्जा कर ही लेना है, तो उनके लिए हम सड़क क्यों बनाएं? ये मानसिकता 2012 तक थी। और आज स्थिति यह है कि जहां हम सड़क बनाने से डरते थे, वहां पर हमारे टैंक पहुंचे हैं। जहां पर हम परमिट नहीं दिया करते थे कि कहीं असलियत ना पता चल जाए, वहां पर आज अपने आधार कार्ड लेकर आप उस तुर्तुक बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं, या किसी भी बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं जहां तक आप जाना चाहते हैं। आप सियाचिन के बेस कैंप प्रतापपुरा तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए ये जो ट्रांसपेरेंसी आई है, भारतीय नागरिक के ऊपर विश्वास आया है, उसके साथ साझा करने की स्थिति आई है, वो जो क्षमता हमने पैदा की है, जिसमें हमारी हवाई पट्टी वहां बनी है, हमारे युद्धक विमान वहां उतर रहे हैं, ये जो पिछले 10 सालों में परिवर्तन आया है, इसमें मैं किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कुल मिलाकर देश का एक आत्मविश्वास खड़ा हुआ है। क्योंकि हम वो आज की तारीख में हम दुनिया के सबसे बड़ी शक्तियों में से एक हैं, और वो कर्ज लेकर गेहूं, दान लेकर गेहूं खाना और कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था चलाने के दौर से हम बाहर आ गए। और ये कोई और नहीं करके गया, हम जैसे लोगों ने, आप सबने मिलकर किया, इस देश को वहां पहुंचाया है जहां पर हम दुनिया की किसी भी ताकत से आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। और इसलिए आज वहां परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आज वहां के हर गांव पर 1,500 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, उस पर 24 गांव है केवल। उन 24 गांवों में जो लोग रह रहे हैं, उन गांवों में लोग आज भी टिके हैं। इसलिए टिके कि अब भारत के साथ उनका संवाद बढ़ा है और वो भागने के अवसर नहीं ढूंढ रहे। वहां पे एक आखिरी गांव है जहां से कैलाश केवल 200 किलोमीटर पैदल रह जाता है, उसका नाम है देमचौक। देमचौक के गांव का प्रधान आया, वो उसका कभी कभी चीनी सैनिक आके धमकाए जाते थे, ये भी लड़ता रहता था तिरंगा लेकर। तो मैं एक बार उसके घर गया, तो मैंने कहा कि भाई तुम यहां अकेले हो, और तो उसके आगे कई किलोमीटर तक कुछ नहीं है। एक गांव है जिसमें 28 घर हैं, 28 घर में से आधे लोग बाहर रहते हैं, वो 12-14 घरों में लोग रहते हैं। मैंने उसके परिवार के बारे में पूछा, उसने कहा कि मेरा एक बेटी है, एक बेटा है, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुम्हारे अकेले यहां रहते हो, बेटे बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, क्या कर रहे थे? तो बेटी उसकी माइक्रोबायोलॉजी में एमफिल कर रही थी उस समय। मैंने कहा पीएचडी करेगी, नौकरी करेगी? नौकरी तो कहीं मिलने वाली, यहां तो नहीं मिलेगी, माइक्रोबायोलॉजी की नौकरी तो कहीं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में ही मिलेगी, तो वो तो आने वाली नहीं है। तो तुम किसके लिए लड़ रहे हो? उसने कहा कि आप विश्वास मानो, मेरी बेटी वापस आएगी और इसी गांव में रहेगी। 5 साल बाद मैंने फिर उससे पूछा क्या हाल है? बोले अब बेटी गांव में आ गई है वापस पीएचडी करके, तो गांव में रह रही है। मुझे वो 13 किलोमीटर ऊपर पहाड़ के सीधी चढ़ाई पर लेकर गया, आपको एक चीज दिखानी है। मैं गया, सुबह से चला, दिल्ली का आदमी था, हफ्ते हफ्ते पहुंचा, दोपहर तक। वहां पे एक पत्थर था बड़ा सा, उस पत्थर पर जाकर लिखा हुआ था भारत, नीले पेंट से। मैंने कहा हाँ भाई बताओ क्या है यहां? बोले ये भारत मैंने लिखा है।
मुझे पहले थोड़ी झुंझलाहट हुई कि 13 किलोमीटर चढ़ाकर मुझे ये भारत दिखाने लाया है, तूने लिखा है तू भी क्या खास बात है, तेरा तो घर है यहाँ। उसने कहा कि आप ऐसे मत लो इसको, ये पेंट की डब्बी है ना 20 रुपए की, वो लेने के लिए मैं मेरे गांव से सोमवार को बस जाती है ले, जिसका किराया 1,500 रुपए है, मैं 1,500 रुपए खर्च करके ले गया। अगले इतवार को जब वापस आई 7 दिन ले शहर में रहा, वहां रहने का खाने का खर्चा किया और उसके बाद फिर 1,500 रुपए खर्च करके मैं यहां आया ये 20 रुपए की डब्बी खरीद के। इसलिए इस 20 रुपए की डब्बी से भारत लिखने के लिए मैंने 5,000 रुपए खर्च किए, अपना 1 सप्ताह लगाया। जब तक हमारे भारत के साथ इतनी आत्मीयता रखने वाला समाज जिंदा है, तब तक भारत की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। और ये मन के अंदर भारत, मन के अंदर राष्ट्र, मन के अंदर राष्ट्र की सेवा करने वाले, मन के अंदर राष्ट्र के लिए अपना जीवन देने वाले, सर्वस्व निछावर करने वालों के लिए जो आदर का भाव, ये भारत की परंपरा है। और इसलिए ऋग्वेद के प्रथम अध्याय से लेकर और आज सुबह के अखबार में ढूंढ लीजिए, जो भी होगा इस देश के लिए जीवन देने वाले, इस देश के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के आदर से ही भरा होगा। जितना आदर, जितना सम्मान और जिस तरह मां की लोरी से देश का प्रेम का संस्कार भारत में होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता। और इसलिए जब तक भारत रहेगा, जब तक इन मां की लोरियों में देशभक्ति रहेगी, भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल के क्रम में दुनिया के इतिहास में, इतना लंबा हजारों साल के इतिहास में 75 साल कुछ नहीं होते। 47 में गया होगा, ऐसे जैसा मैंने कहा बहुत सारे देशों की सीमाएं बदल गई हैं, भारत की भी बदल सकती है। हमारी सीमाएं, भारत की सीमाएं प्रकृति ने बनाई, हिमालय प्रकृति ने बनाया, समुद्र प्रकृति ने बनाया। ये किसी कागज पर खींचकर यूरोप की तरह नहीं बटे हैं, किसी आंदोलन से वो देश नहीं बने हैं, किसी फैसलों से, किसी ट्रीटी से वो देश नहीं बना है। भारत अकेला देश है जिसको प्रकृति ने बनाया है और प्रकृति इसकी रक्षा करती है। और इसलिए ये भारत अपने इस प्राकृतिक स्वरूप में हमेशा विद्यमान रहा है। 47 में अंग्रेज जा रहे थे, एक आदमी आया, रेडक्लिफ नाम का, बुलाया गया इंग्लैंड से विभाजन के लिए। वो जिंदगी में पहली बार भारत आया था और उसको कहा गया कि ये भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े करने, जरा एक बताओ कहां, कौन सा हिस्सा किधर जाएगा। जिंदगी में पहली बार भारत आया है, देखा नहीं। उसने कहा जाके तो देखने का समय भी नहीं है, क्या करेंगे। नक्शे पर लाल पेंसिल से रेखा खींच के पाकिस्तान बन गया, भारत कट गया। हमें विश्वास रखना चाहिए, प्रकृति का विभाजन नहीं है, अप्राकृतिक विभाजन है। कागज पर पेंसिल से अगर रेखा खींचकर कोई देश काटा जा सकता है, तो जिसने पेंसिल बनाई उसने रबर भी बनाई है मिटाने के लिए। वो रेखाएं बन सकती हैं कागज पर, तो रेखाएं मिट भी सकती हैं। भारत एक रहने वाला है और इसके लिए हमारे जिस प्रकार के बलिदान से हम कभी हिचकिचाते नहीं है, हमारी इतनी लंबी बलिदानों की श्रृंखला है, उसको हमें याद रखना होगा और अपनी नई पीढ़ी को याद दिलाना पड़ेगा। जिन युवाओं को मेजर जनरल साहब संबोधित कर रहे थे, उन्हीं को मैं भी आह्वान कर रहा हूं कि ये परंपरा आज की नहीं है, लगातार निरंतर चलने वाली परंपरा है। इस देश पर बलिदान होने के लिए विकट से विकट परिस्थितियां आई हैं, उसमें ये भारत खड़ा रहा है। और मुझे लगता है कि पिछले कम से कम 1,500 सालों का इतिहास आप पढ़िए तो आज का दिन शायद सबसे अधिक गौरवशाली दिन है, जब भारत के सामने सबसे कम चुनौतियां हैं। इसलिए इतने आक्रमणों, इतने हमलों, इतने लुटेरों के आने के बावजूद भारत नहीं झुका। तो आज की परिस्थिति में जब हम दुनिया में अपनी एक हैसियत बनाकर खड़े हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इसके लिए उन तथ्यों को हमें समझना होगा जिनके बारे में हमें निर्णय करना है। अभी हम बैठे कक्ष में बात कर रहे थे, क्या उधर क्या है पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में क्या है, चीन के पास क्या है, ये सब ठीक है। लेकिन मैं विद्यार्थियों के बीच में जब कभी जाता हूं, उनसे केवल एक प्रश्न करता हूं, ये नारेबाजी बहुत अच्छी है कि लेकर रहेंगे, क्या हमें उन 10 शहरों के नाम मालूम है जो हमें वापस लेने हैं?
क्या उन पहाड़ों, पर्वतों, नदियों के मालूम है नाम? क्या हमें मालूम है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कौन सी नदियां बहती जिनके किनारे हमारी सभ्यता के प्रतीक हैं? क्या चाइना के कब्जे में जो हिस्सा है उससे हमारा सांस्कृतिक संबंध क्या है? जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि हमने खोया क्या है, तब तक पाने के प्रयास भी अधूरे ही रहेंगे, राजनीतिक रहेंगे, नारेबाजी वाले रहेंगे। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी, खासतौर से जो विश्वविद्यालय पद्धति में हम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे विद्यार्थियों को ये सही सही जानकारी हो कि हमने खोया क्या, हमने पाया क्या, हमारा जो हिस्सा दूसरी ओर है वो क्या है, पाकिस्तान के नियंत्रण वाला क्या है, चीन के नियंत्रण वाला क्या है, जिसके लिए हमने इतने बलिदान दिए हैं। केवल कारगिल युद्ध में 527 बलिदान हमने दिए हैं। उससे पहले 47 में हमने क्या किया है, कितने बलिदान हुए? 62 में, 65 में, 71 भी हमने बलिदान दिए हैं। कुल मिलाकर 21 परमवीर चक्र अभी तक मिले हैं। 21 में से 16 परमवीर चक्र केवल जम्मू कश्मीर के लिए लड़ते हुए लोगों को मिले हैं। कितनी कीमत चुकाई है हमने अपनी सीमाओं को रक्षा करने की। आज कोई समझौता, कोई संधि, कोई बात भारत की इस मिट्टी पर समझौता करते हुए नहीं हो सकती, इसका हमें विश्वास रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इन तथ्यों को उनके असली संदर्भ में समझना पड़ेगा। उस शब्दावली को समझना पड़ेगा जिससे हमको बहकाने की, भ्रमित करने की कोशिश होती है। उस शब्दावली से बाहर आना होगा। जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो हमारे पक्ष में है, भारत के पक्ष में है या भारत के विरुद्ध है। जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो उसमें कहीं तथ्य है कि नहीं है। कई बार हम बड़ी सहजता से प्रयोग कर लेते हैं। चाइना ने जो कश्मीर, पीओके, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, चाइना के पास कश्मीर का 1 इंच हिस्सा नहीं है, उसके पास लद्दाख है। पाकिस्तान के पास भी कश्मीर का बहुत छोटा हिस्सा है, मुद्दा कश्मीर का है नहीं। और इस नए विभाजन के 19 के बाद जो नई भारत का रक्षा लागू हुआ है, जब ले अलग प्रदेश बना है, उसके बाद कश्मीर की कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग नहीं बची है। इसलिए कश्मीर के मुद्दे पर नहीं, भारत के मुद्दे पर बात होगी। कश्मीर तय नहीं करेगा, भारत तय करेगा और अपनी शर्तों पर तय करेगा। और इसके लिए हमें समझना होगा कि भारत ऊपर से कुछ भी दिखे, जैसे ही कोई अवसर आता है भारत एक होता है, हमेशा एक होता है। राजनीतिक मतभेद दूर हो जाते हैं, लेकिन जब करगिल होता है तो राजनीतिक दल अलग अलग बात नहीं करते, एक बात करते हैं। 94 में पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के कब्जे में जो भारत का हिस्सा है, ये 1994 में संसद ने प्रस्ताव पारित किया कि हम वापस लेकर रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए नहीं, ये भारत की संसद का सर्वसम्मत प्रस्ताव है कि जो पाकिस्तान के, चीन के कब्जे में, हम वो वापस लेकर रहेंगे। ये देश का संकल्प है, राष्ट्र का संकल्प है। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था संसद में जिसने इसका समर्थन न किया हो। यह सर्वसम्मत प्रस्ताव है। इसलिए राष्ट्र के ये संकल्प राजनीति से नहीं तोड़े जा सकते। राष्ट्र के ये संकल्प हमेशा रहेंगे। और इसलिए पीओके नाम की कोई चीज नहीं है। पीओजे माने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बिम्बर, कोटली, बटाला, देवा, ये सब जम्मू के हिस्से हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में, जिसकी बात हम आमतौर पर करते नहीं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू की बात कौन करता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड लद्दाख की बात कौन करता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान की बात कौन करता है? उन हिस्सों से जिनसे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, जिनसे हमारी सभ्यता जुड़ी हुई है, जिनसे हमारे पूर्वजों के संस्कार जुड़े हुए हैं। सिंधु नदी की वो धारा जिसमें हम सब जब अगर अपना परिचय सिंधु सभ्यता के लोगों के नाते देते हैं, हम सिंधु सभ्यता के हिस्से हैं, तो सिंधु की धारा भारत में कहां कहां बहती है ये जानना हमारा अधिकार है और हमें बताया जाना चाहिए। इसलिए आज इस शिक्षा के मंदिर में, जिसके पुजारी के शब्द प्रयोग किया, दोनों पुजारी हमारे बीच हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में ये भारत का सीमांत क्षेत्र, उसका परिचय, उसका सांस्कृतिक संबंध, उसके हमारे आसपास के जो रिश्ते हैं, वो हमें जानने समझने का एक कोई व्यवस्था बने। इसके लिए कोई कोर्स प्रारंभ हो, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट हो, इसके लिए कोई 2 क्रेडिट 4 क्रेडिट के
कोर्सेज बने और नई पीढ़ी को यह बताया जाए ताकि और ज्यादा गहरे आत्मविश्वास से बंदूक हाथ में हो, बलिदान की भावना हो, समर्पण का भाव हो, लेकिन पूरी जानकारी हो तो हम ये सब जरूर कर सकेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि ये भारत की परंपरा है। करगिल का युद्ध वर्णन बहुत हुआ है इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। विक्रम बत्रा के, अनुधर विश्वनाथन, नॉर्थ ईस्ट के कितने हमारे सैनिक और उससे पिछले युद्धों में, और इन युद्धों के अलावा शांति काल में चारों युद्धों में जितने सैनिकों का बलिदान हुआ उससे अधिक तो शांति काल में बलिदान हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कि 7,000 के करीब हमारे सुरक्षा बलों के बलिदान हो चुके जम्मू कश्मीर में। 23,000 से ज्यादा निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, 25,000 आतंकवादी मारे गए हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों का मृत्यु हुई है इस पूरे संघर्ष में। तो ये केवल पाकिस्तान के सनक नहीं है, ये दुनिया की जो ताकतें भारत को छोटा करने, भारत को तोड़ने, भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, उन सारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करते हुए, अपनी दम पर आगे बढ़ते हुए, अकेले पड़े हुए भारत ने यहां तक की यात्रा की है। और अगर हम यहां तक पहुंचे तो और आगे भी जाएंगे, ये पक्का विश्वास है। लेकिन इस समय से हमें अपने सत्य को समझना होगा और सत्य के साथ हमें खड़े रहने का संकल्प करना होगा। ये संकल्प हम सब मिलकर करें और भारत को हम जहां ले जाना चाहते हैं वहां लेकर जाएं, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए और बलिदानी परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए, उन बलिदानियों के जिनके कारण हम आज ये स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण किया, उनको बहुत श्रद्धापूर्वक विनम्र निवेदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत आभार। आज जिनकी बात को सुनने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे हमारे मेजर जनरल अजय सेठ जी, जम्मू स्टडी सेंटर के आशुतोष जी, आदरणीय योगी जी, शिक्षक वृंद, उपस्थित युवा साथियों, आज हम कारगिल युद्ध की रजत जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा युद्ध जो आजादी के इतने वर्षों के बाद इस देश में थोपा गया और देश के वीर सैनिकों ने उस युद्ध को विजय प्राप्त करके दुश्मनों को यहां से खदेड़ा था, वो ये दिवस है। इस मंच के माध्यम से आपने परिवारों का सम्मान किया, मैं तहे दिल से उसका आभार भी व्यक्त करती हूं। खास तौर से आज हम मेजर जनरल साहब को सुनेंगे। मैं तो इस युद्ध की प्रत्यक्षदर्शी हूं और वहां की परिस्थितियों की भी प्रत्यक्षदर्शी हूं, लेकिन अगर विषय को मैं बताने लगूंगी तो विषय लंबा होगा। मैं सिर्फ अपने युवा साथियों से एक विशेष बात कहने के लिए यहां पर आई हूं। हम इस देश का भविष्य हैं। इस देश की बागडोर हमारे पास में आने वाली है, तो हमारा राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है, हमें समाज के लिए क्या करना है, इस बात की हमारे मन में स्पष्टता होनी चाहिए। जितने भी सैनिक परिवार हैं, चाहे वो आज सेना में काम कर रहे हैं, चाहे वो रिटायर्ड हैं, चाहे वो शहीद परिवार हैं, हमारे मन में उनके प्रति एक श्रद्धा का और सम्मान का भाव सदैव बना रहना चाहिए। दुख होता है उस समय जब ऐसे परिवार के लोग आकर
और उनके साथ में कोई ज्यादतियां होती हैं और वो पीड़ित होते हैं, तो मन को कष्ट होता है कि देश पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले परिवार को भी अगर समाज सहायक बनकर के उसकी समस्या का निदान नहीं करता है, तो हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। एक 18 वर्ष का बालक जब सेना के अंदर जाता है और वो 2-3 साल की ट्रेनिंग करता है, तो एक बार परिकल्पना करके देखिए कि ट्रेनिंग के बाहर जब वो आता है निकलकर, आपकी उम्र का होता है और आज आप इस उम्र के अंदर अपने पूरे दिन की गतिविधियों को देखिए और उसके चरित्र को देखिए, तो वो एक जेंटलमैन के रूप में बाहर निकलता है और एक जज्बे के साथ में आता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। देश के प्रति समर्पण भाव के साथ में वो समाज और राष्ट्र के लिए काम करने लगता है। सेना के अंदर जब वो जाता है, जनरल साहब बैठे हैं, उन्होंने जिया है इसको, उसके अंदर एक कमिटमेंट होती है, एक कन्विक्शन होती है और एक करेज होता है, और वो काम करता है समाज के लिए डेडिकेशन से, डिवोशन से, डिटर्मिनेशन से। क्या ये भाव हम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं अपने जीवन में ला सकते हैं? क्या समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारे मन के अंदर कोई कमिटमेंट है? क्या हम डेडिकेशन के साथ में इस समाज के लिए जिस क्षेत्र में भी जाएं, उस क्षेत्र में काम करने की प्रतिबद्धता रखते हैं? ये हमको विचार करना चाहिए। सब लोग सेना में नहीं जाएंगे, लेकिन हम जिस क्षेत्र में भी रहें, वहां पर ईमानदारी के साथ में हमको अपने देश के लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा, हमको देश के लिए काम करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री को 70 साल के बाद अगर सफाई की चर्चा करनी पड़े, तो हमको सोचना पड़ेगा कि डिसऑनेस्टी हम में है। हम आज भी कूड़ा घर के बाहर फेंक करके दरवाजा बंद करते हैं। दिस इज डिसऑनेस्टी टू द कंट्री। हमको यह विचार करना पड़ेगा कि राष्ट्र के प्रति मेरा क्या दायित्व है। अपने अपने दायित्व की चिंता करिए, दूसरे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक एक व्यक्ति का निर्माण, एक एक विद्यार्थी का निर्माण ठीक तरीके से हुआ, और वो आप ही को करना है, आप ही को विचार करना है, आपको एक लक्ष्य अपने जीवन के अंदर रखना है, और जब जीवन में लक्ष्य रखे तो चुनौतियों को और बाधाओं को मत देखना। अगर चुनौतियों को और बाधाओं को देखने लग गए तो लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचोगे, और चुनौती और बाधा को नहीं देखोगे तो जीवन के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। ये वो पीढ़ी है जिसने इस युद्ध को देखा नहीं था। ये वो पीढ़ी है जो सिर्फ इस युद्ध के बारे में सुन रही है, लेकिन ये वो भी पीढ़ी है जो आज ग्लोबलाइजेशन के जीवन में देश और विदेश की चर्चाओं को करते हुए आगे बढ़ने का सपना रखती है। लेकिन सपना साकार तभी होता है जब हमारे जीवन के अंदर अनुशासन होगा। सपना साकार तभी होगा जब हमारे जीवन के अंदर कमिटमेंट होगा। सपना साकार तब होगा जब हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से काम करने का जज्बा अपने मन के अंदर रखेंगे। आज का दिवस आपको प्रेरणा देता है, और जो वॉल बनाई गई है वो बहुत सुंदर है। आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि किन लोगों ने कितनी कठिन परिस्थितियों के अंदर इस देश पर छाए हुए काले बादलों को छांटने के लिए बिना किसी की परवाह करे हुए अपने जीवन का सर्वस्व न्योछावर किया था। और कारगिल युद्ध के अंदर यदि आप देखें तो 20 वर्ष से लेकर के 35 साल से नीचे के उम्र के लोग थे, जिनके मन के अंदर जज्बा था, जिन्होंने तय कर रखा था कि इस युद्ध को जीत करके ही उस टाइगर हिल से नीचे उतरना है, ऐसे मुझे नीचे नहीं उतरना है।
उसने न जात को देखा था, न पात को देखा था, न उसने ये देखा था कि मैं कौन से इलाके से आता हूं, न ये देखा था कि कौन से राज्य से आता हूं। इसलिए आने वाली पीढ़ी का ये फर्ज बनता है कि पूरा देश एकता के सूत्र में बंधकर जाति पाति से ऊपर उठ करके समाज के अंदर जो कुरीतियां छा रही है उनको दूर करने का संकल्प बन के अंदर लेकर के काम करेंगे तो हमने जो 2047 का एक समृद्ध भारत बनाने का सपना जो देखा है वो हमारा साकार होगा। अगर मैं 10 वर्षों की चर्चा करूं तो डिफेंस के क्षेत्र के अंदर सरकार ने भी बहुत काम किया है। आज हमारा देश सक्षम है, हमारे यहां पर युद्ध का सामान बनने लगा है और यहां पर बच्चियों की संख्या भी बहुत बड़ी है। उनकी जानकारी के लिए भी है कि पहली बार हमको सेना के अंदर फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका भी इस सरकार ने हमको दिया है। इन्हीं बच्चियों को सेना के अंदर परमानेंट कमीशन देकर के भी भेजा है, सेना की सुरक्षा के लिए भी भेजा है। तो आप जैसी अनेक बच्चियां देश की सुरक्षा के लिए खड़ी हैं और मैं तो इस बार 26 जनवरी के कार्यक्रम को देख करके भी प्रफुल्लित थी जब 33% महिलाओं ने वहां पर करतब दिखाए थे और वो कार्यक्रम भी महिलाओं ने दिखाया जिस पर पुरुषों का एकाधिकार था। मोटरसाइकिल के ऊपर हमारी बच्चियों ने जो करतब दिखाया था इससे पहले किसी ने नहीं दिखाया। एनसीसी की बच्चियां भी बैठी है, इनके मन के अंदर भी जज्बा होता होगा कि हमको भी उस परेड में शान के साथ में शामिल होना है और राष्ट्र के लिए अपने को समर्पण भाव से काम करना है। इसलिए मैं आह्वान करती हूं अपनी युवा पीढ़ी का कि आइए एक अच्छा राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सब का जो भी योगदान है हम उस योगदान को देने का काम करें। मेरा अपने परिवार के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति एक दायित्व है। सब कामों को करते हुए भी उस दायित्व के निर्वहन के लिए हम सदैव तत्पर रहे। इस भाव के साथ आप जीवन में आगे बढ़े, ऐसी अपेक्षा और इच्छा रखते हुए आपको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन सभी शहीद परिवारों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने इस युद्ध को विजयी करके और हम सब लोगों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम हो रहा है कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 25 साल पुरानी ये बात है। सर्वप्रथम मैं यहाँ के कुलपति और उनके साथ जो यहाँ के मैं कहूँगा जैसे प्रोफेसर राकेश जोगी जी और भी जो उनके साथी इसमें जुड़े हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसके साथ हमारे जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र जो इस कार्यक्रम में जुड़ा है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम विश्वविद्यालय में जरूर होने चाहिए। क्योंकि यदि हम ये सोचते हैं जैसे कि अभी दिनेश जी ने बताया कि सैनिकों की वजह से ही हम यहां पर सुरक्षित है और क्या ये केवल सैनिकों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश की सेवा करें, उनके लिए बलिदान दें। ये हो सकता है कि बलिदान देने का सौभाग्य मैं कहूंगा कि उनको मिलता है, लेकिन क्या एक जो विद्यार्थी जो है यहां पर उपस्थित है वो क्या देश के लिए कुछ नहीं कर सकता है? या एक जो शिक्षक है क्या वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकता है? ऐसा नहीं है।
हर व्यक्ति, हर शिक्षक, हर गैर शिक्षक, हर इंसान जो है, मैं समझता हूं अपने आप में एक सैनिक की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वो देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। वो तभी हो सकता है यदि हम इसका महत्व समझे। हमारे लिए हम कुलपति हैं, हम सोचते हैं हमारे लिए विद्यार्थी प्रथम है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता जो है वो यही होनी चाहिए कि हम यह कि नेशन फर्स्ट, हमारे लिए राष्ट्र जो है हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए। उसके लिए बहुत कुछ बड़ा, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ बड़ा करने की जरूरत है। पहली बात जो है, आपको रचनात्मक सोच होनी चाहिए कि यस, कि मेरे देश के लिए ये ठीक है कि नहीं है। वो देश के लिए कब ठीक है, चाहे वो छोटी सी बात हो, चाहे वो पर्यावरण की बात हो, चाहे वो अपने रख रखवाव की बात हो, चाहे जो आप कार्य करते हैं उसमें आपकी जो है भूमिका है उसको आप कैसे निभा सकते हैं। यदि आप उसमें समझते हैं कि वो काम भी करते हैं, मैं समझता हूं कि आप भी अपनी कंट्रीब्यूशन देश के प्रति कुछ दे रहे हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे कार्यक्रम हो और आप जाने कि कैसे जो है हमारे देश को किसी ने बचाया है, कैसे किया है। और मैं सच में सोच रहा था कि मैं थोड़ा देखूं कि कारगिल के बारे में पढ़ूं, कुछ बताऊं आपको। मुझे मालूम है हमारे साथ सुधा जी बैठे हैं, आशुतोष जी बैठे हैं, मुझे कर्नल जी, मेजर जनरल बैठे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो आपको ज्यादा बताएंगे। लेकिन मैं छोटी सी बात आपके सामने, क्योंकि मुझे भी याद है जब 1999 में ये हो रहा था, मैं भी एक यंग टीचर था उस वक्त। तो अभी मैंने जब देखा कि कारगिल के बारे में थोड़ा, मैंने कहा चलो गूगल कर ही लेता है हर इंसान, तो देखा अभी भी जो लिखा है वहां पे कारगिल वार और कारगिल कन्फ्लिक्ट लिखा है। अरे भाई कन्फ्लिक्ट काहे का? मेरे को उस दिन फिर याद आया, अरे कारगिल कन्फ्लिक्ट अभी तक नहीं खत्म हुआ, अभी तक इसको डिस्प्यूट मांग रहे हैं। मुझे याद है मैं 1999 में पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर एसोसिएशन में एक्टिविटी में रहता था, लेकिन मुझे याद है कि हमारे टीचर एसोसिएशन ने ये रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बैठ के इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। अरे भाई, एक ऐसा जो सुलझाने वाला मामला था, वो हमारे देश में घुसकर हमारे देश में बैठे हैं और हम तो केवल उन्हें निकाल ही रहे थे। हम तो निकाल रहे थे, या तो वो चुपचाप चले जाते या हमसे लड़के जाते। तो ये तो मुझे याद है मैंने ट्रिब्यून में लेटर टू एडिटर लिखा, तो बड़ा अच्छा वो पब्लिश हुआ, लोगों को, बहुत लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया। तो ये जो है अभी तक उसको ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कि एक कन्फ्लिक्ट है, एक डिस्प्यूट है। पहले उन्होंने अभी योगी जी ने मैं बताया कि ये एक धोखा था, सरेआम धोखा था हमारे यहाँ उस लैंड में घुस के, हमारे सैनिकों ने फिर उसको कितने मुश्किल से निकालना पड़ा। मुझे मालूम है कि मैंने भी इसके बारे में पूरा पढ़ा था कि कैसे इसमें हमारे सैनिकों को बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे लोग शहीद हुए, उनके यहाँ जो बलिदान दिए हैं वो बैठे हैं, उनके परिवार भी बैठे हैं। तो हम बहुत सारी बातें जो है पढ़ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सारी मुश्किलें आई थी, क्योंकि ऐसी ज्योग्राफिकल सिचुएशन भी ऐसी थी वहां पर कि हमें उनको निकालना खदाड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये सभी जो सब कुछ जो हो पाया है, सभी में समझ लगता है कि सभी की अपना योगदान है, हर परिवारों में योगदान दिया है। और आज हम इस दिवस को 25वें दिवस को मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं ताकि हम इस बात को पहचान सके कि कैसे हमें केवल यही नहीं है कि युद्ध है, युद्ध के मामले में धोखा भी हो सकता है, धोखा भी कर सकते हैं पड़ोसी। और इसलिए जो है हमें सतर्क रहना है। और कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता है कि केवल एक्सटर्नल सिक्योरिटी ही नहीं, हमें इंटरनल सिक्योरिटी की भी जरूरत है। कई बार हमें अंदरूनी ताकतें भी इसलिए मजबूर करती हैं कि हमें कुछ और इसमें अध्ययन करने की भी जरूरत है। मुझे कहते हुए बड़े हर्ष हो रहा है कि जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र आज यदि भारत
कहूं कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर का शब्द मैं उसमें ले रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र में भी कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी आज यदि आपको भारत एक लगता है तो एक है, और जो हुआ है अभी रिसेंटली हुआ है उस दिन को 5 अगस्त को हम याद करते हैं, और ये इन्हीं की वजह से हुआ है। यदि हम हर चीजों को स्टूडेंट यदि है, शोधकर्ता भी है, यदि हम अच्छी तरह अध्ययन नहीं करेंगे तो भी हो सकता है कि हमारा जो नरेटिव है वो डिफरेंट ही सेट हो। इसलिए ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है कि हम ऐसे कार्यक्रम करते रहें और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, क्योंकि ये भारत ऐसा देश है जहां पर हम 10,000 सालों का इतिहास भी जानते हैं, और जहां पर भगवान राम जैसे 2 भाइयों ने मिलकर एक सेना बनाकर किसी कंट्री पर, श्रीलंका पर जैसे जो भी है, वो लंका पर उन्होंने विजय पाई थी। और ऐसे अभी हम जहां पर हैं, जहां हरियाणा में हम रहते हैं, जहां पर महाभारत में एक ही परिवार में धर्म के कारण जो है युद्ध हुआ। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, लेकिन जो आप सभी लोग जो है हम इस धरती से जुड़े हैं, और यहाँ पर अपने आप को भाग्यशाली समझें कि आप भारत में रहते हैं, और इसलिए और इससे आप प्रेरणा लें ऐसे कार्यक्रमों से कि कैसे हमने अपने आप को देश से जोड़ना है, नेशन फर्स्ट से जोड़ना है। मैं उम्मीद करता हूं कि बाहर जहां पर जो हमारे विद्यार्थी बैठे हैं वो अपना रोल समझेंगे। उनका भी रोल एक हर सैनिक की तरह है जो एक बलिदान देता है। मुझे लगता है कि यदि हम ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे, मैं फिर से मैं कुलपति जी को और उनके साथियों को और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने ऐसा कार्यक्रम इस विश्वविद्यालय में किया। मुझे उम्मीद है कि और भी विश्वविद्यालय सारे ऐसा कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम करेंगे ताकि हम अपने विद्यार्थियों को सही शिक्षा दे सके। इस शब्दों के साथ मैं यही वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सबका इस कार्यक्रम में मैं आने पर बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। जैसा हमारे योगी जी अभी बता रहे थे कि 25 वर्ष पहले कैसे हमारे साथ षड्यंत्र हुआ। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी शांति वार्ता लेकर लाहौर बस लेकर गए हुए थे, और दूसरी तरफ पीछे से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठियों ने, जो उनकी आर्मी थी उसको घुसपैठियों के फॉर्म में उन्होंने कैसे हमारे ऊपर अटैक किया कारगिल से, और हमारे वीर सैनिकों ने किस तरीके से जो उसका टेरान था, जब जो दुश्मन ऊपर पहाड़ी के ऊपर था और हम नीचे थे, इस परिस्थिति में कोई भी आदमी डर के भाग सकता है, लेकिन हमारी जो सेना थी उन्होंने बड़े साहस का परिचय दिया, और इतना ही नहीं उनको वापस खदेड़ दिया। हालांकि हमारा बहुत लोग हमारे सेनाओं ने बलिदान भी दिया, लेकिन फिर भी 1 इंच ज़मीन के ऊपर भी पाकिस्तानी या दुश्मनों को आने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ कि आज के जो नौजवान हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सभी आप लोग शायद उस समय जन्मे नहीं होंगे, आप सबकी उम्र 25 साल से कम है, लेकिन हमें पता है जब जिस दिन ये हुआ किस तरीके से हमारे मन में गुस्सा और किस तरह से एक ऐसी भावना पैदा हुई कि कहाँ हम शांति की बात कर रहे हैं और कहाँ पाकिस्तानियों ने हमारे साथ ऐसा धोखा दिया है। और अभी मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हमारे जो यूनिवर्सिटी में हमने एक जो वॉल ऑफ हीरोज़ बनाई है, जिसका अभी हमने अनावरण किया, वो केवल इसीलिए बनाई है कि जिससे पता चले हमारे विद्यार्थियों को कि जो हम खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं वो हमारी वजह से नहीं है। हमारे साथ में जो प्रहरी का काम करते हैं, हमारे सैनिक हमारे जो बॉर्डर्स के ऊपर काम करते हैं, और उनमें से जो बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, जिनके तस्वीर उसमें लगी हुई हैं, केवल उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर बड़ी आज़ादी से रह रहे हैं। हम तो एक बहुत बड़ा देश है 140 करोड़ का, तो समाओ कि हमारी आर्मी में जो 15, 20, 30 लाख रुपए की जो आर्मी जो है नंबर में, तो हम सबको वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती, और हमारे बहुत सारे लोग वीर बहादुर लोग उसमें काम करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे देश भी हैं, छोटे छोटे देश, जहाँ पे लड़ने के लिए सैनिक नहीं है। अभी आपने देखा ये जो देश यहाँ लड़ाई चल रही है, रसिया में सैनिक नहीं है। रसिया क्या करता है, बाहर से इधर उधर से सैनिकें इंपोर्ट करा रहा है।
और तो और जो दूसरे जो कंट्रीज हैं वहाँ भी सैनिक नहीं है, लेकिन हमारा देश हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास में जो सैनिक हैं, जो केवल सैनिक नहीं बल्कि जो बहादुर सैनिक हैं, ऐसे सैनिक हमारी सेना ऐसी है। और मैं केवल आज के प्रोग्राम के लिए जो यहाँ सभी पधारे हैं उनका धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देर से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, पर मुझे उम्मीद है कि आज जो इस कार्यक्रम में बैठे हैं, जो अभी हमारे वक्ता देंगे, जो वक्तव्य देंगे, उसकी वजह से उनके मन में जरूर प्रेरणा जागेगी कि किस तरीके से हमें अपने देश में रहना चाहिए, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं। केवल हम तो इसके फ्रूट एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे लिए किस तरह से बॉर्डर्स के ऊपर लड़ के हमें बचाते हैं विषम परिस्थितियों से, उसको भी हमें जानना चाहिए। तो मैं पुनः हमारे मेहमानों का यहाँ पर आने पर उनका धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ आए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जरूर उससे मोटिवेटेड होंगे। थैंक यू। संतोष भटनागर जी, मेजर जनरल अजय सेठ जी और माननीय कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार जी, हमारे इस सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के अधिष्ठातागण, सभी शिक्षकगण, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए माननीय प्रबुद्धजन एवं विद्यार्थियों, आज जिस दिवस की हम बात कर रहे हैं 1999 में जब ये धोखा हमारे देश के साथ हुआ, तब हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और उस वक्त हम, जैसा कि भारत की रीति नीति है, भारत का दर्शन है, भारत का सिद्धांत है कि हम अहिंसा और शांति में विश्वास करते हैं, हम अपने पड़ोसी के साथ संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। और तभी षड्यंत्र पूर्वक, जैसा कि अक्सर होता रहा है, वैसा ही एक धोखा हुआ और हमारे देश की जमीन पर घुसपैठियों ने, पड़ोसी देश की सेना ने कब्जा करने की कोशिश की। और तब हमने ये दिखाया, तब हमारे जवानों ने, हमारे वीर सैनिकों ने ये दिखाया कि हम शांति और अहिंसा का पाठ जरूर करते हैं, लेकिन हम शौर्य के पुजारी भी हैं और हम शौर्य से अपनी भूमि को वापस लेना, अपने भूमि की रक्षा करना जानते हैं। आज इस 25वीं वर्षगांठ पर, कारगिल विजय दिवस की इस 25वीं वर्षगांठ पर हम उन सब वीर सैनिकों को और जो नित प्रति हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे योद्धाओं को सादर नमन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। याद रखिए, इन नारों को बोलते हुए, ये नारे गूंजते रहें, इसके लिए उन वीर बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है। और ऐसे लाखों सैनिक, लाखों जवान देश की सीमाओं पर और देश के अलग अलग हिस्सों में आपकी हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। इसलिए हमें आज के दिन इस भावना को समझते हुए आज के दिन को याद रखना चाहिए। और शायद इस कार्यक्रम को, इस कारगिल विजय दिवस को मनाने का, इस समारोह को आयोजित करने का उद्देश्य भी यही है कि जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक श्री आशुतोष जी, लोकेश जी, विवेक जी, आप सबसे जब हमारी ये बात हुई कि कारगिल विजय दिवस पर इस बार 25वीं वर्षगांठ पर हमें एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, तब सबसे पहले हमारे मन में ये ख्याल आया कि हमारे नौजवानों को हम किस प्रकार प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए हमने इस युद्ध में जिन योद्धाओं ने, जिन बलिदानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसे बलिदानियों के परिवारों को आमंत्रित करने का निर्णय किया। माननीय कुलपति जी के मार्गदर्शन में हमने यहाँ आज इस पुनीत अवसर पर, जब हमने एक महान अवसर पर, जब हमने एक युद्ध जो षड्यंत्र पूर्वक हमारे विरुद्ध रचा गया था उसमें विजय प्राप्त की थी, उस दिवस पर आज हमने इस विश्वविद्यालय में अपने योद्धाओं के लिए, अपने नायकों के लिए, अपने हीरोज के लिए एक दीवार का उद्घाटन भी किया है जिस पर उनके चित्र लगे होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे नौजवान जब भी उस रास्ते से गुजरेंगे तो वो ये समझ पाएंगे कि असली हमारे हीरोज ये हैं। मैं माननीय कुलपति जी का इस विजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग इस भावना के साथ जाएंगे कि ये देश, ये समाज
इस देश का कण कण, इस मिट्टी का कण कण, हम इसके कर्जदार हैं और हमेशा हमारे हर काम में, हमारे हर कर्म में ये परिलक्षित होना चाहिए कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं। भारत माता की जय। मेजर जनरल साहब ने अच्छे से कवर किया। अब कुछ सामाजिक कार्य हैं जो वर्तमान में भारत को दिखाई देते। भारत इतने लंबे संघर्ष के कालखंड में कभी गुलाम नहीं हुआ और उसके पीछे हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत का ही केवल और केवल योगदान था। भारतीय संस्कृति थी कि वो स्वीकार नहीं करती, गुलामी स्वीकार नहीं करेगी, आज भी नहीं करेगी, कल भी नहीं की, आने वाले कल भी नहीं करेगी। ऐसे अनेकों संघर्ष की गाथाएं अपने को समय समय पर देखने को भी मिलेगी, सुनने को भी मिलेगी। और वर्तमान में राम मंदिर का 500 वर्ष का संघर्ष के गाथा के हम सब गवाह भी बने, साक्षी भी बने। आज के समय में किसी युद्ध को हथियार के बल पर विजेता होते हुए दिखाई नहीं देता। ऐसे 2 युद्ध अभी वर्तमान में जारी हैं, यूक्रेन और रशिया। किसी के मन में कल्पना नहीं थी कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध ये इतने मास चलने वाला है। 2 वर्ष से ऊपर हो गया, 2.25 साल के करीब उस युद्ध को चलते चलते हो गया। और ऐसा भी नहीं था कि रशिया के पास हथियारों की कोई कमी थी। सबने ये माना था कि सप्ताह 10 दिन का एक युद्ध होगा और समाप्त हो जाएगा और वो आपस में इनके जो भी थे वो मिट जाएंगे। ऐसा ही फिलिस्तीन हमास का भी जारी ही है। तो वर्तमान चुनौतियों में 2 ऐसे विश्व स्तर पर युद्ध दिखाई देते हैं। वो वैचारिक दृष्टि, हम विचार से कितने प्रबल हैं और हम अपने विचार पर कितने आत्मविश्वासी हैं, ये। और फिर दूसरा पक्ष आता है आर्थिक पक्ष। वो भारतवर्ष कहीं ना कहीं इस जागरण में, आर्थिक पक्ष के मजबूती में अच्छे से अपने को ध्यान है कि हम तीव्र गति से कुछ कालखंड में बढ़ रहे हैं, उभर रहे हैं। और शायद ये सब इन युवाओं का भविष्य होने वाला है कि ये बढ़ता हुआ पक्ष एक आज के लगाए हुए वृक्ष के नाते फल के रूप में इस युवा पीढ़ी को मिलने वाला है। परंतु इस फल को अधिकार स्वरूप हम ग्रहण नहीं कर सकते। कर्तव्य स्वरूप अगर हम इस युवा पीढ़ी को सचेत कर देंगे कि कर्तव्य करते करते ये फल को ग्रहण करना है और उतना करना है जितनी आवश्यकता है, तो भारत में एक विश्व की बड़ी जनसंख्या के नाते हम पूरे विश्व पर अपना विचार स्थापित करने में सफल होंगे जो मानवीय जीवन के लिए उत्तम। ये स्वीकार्यता बढ़ रही है, परंतु कैसा रहना, 2 बात रख करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि नाव पानी में ठीक है, परंतु जब नाव में पानी होता है तो परिस्थिति कुछ और बनती है। तो अपने को इस सारे जीवन के काम करते करते इस नाव को पानी में रखना है, परंतु इस नाव को पानी से नहीं भरने देना है, नहीं तो परिणाम परिस्थिति अनुसार होने वाले हैं। ये निश्चय आपको करना। और सारे इस वर्तमान परिदृश्य विमर्श को दिखाई देते देते एक समझ विकसित करनी है कि मच मोर विद मच लेस और मच लेस विद मच मोर, ये अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। और जो इस सारे रास्ते को धारण करेगा, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले कार्य करेगा, तो वो वर्तमान के जीवन में नेतृत्व करेगा। और जो नेतृत्व करेगा वो एक अच्छा भारतीय विश्व में समय समय पर उदाहरण प्रस्तुत करेगा। ऐसे अनेकों हमारे
इतिहास में, ग्रंथों में और वर्तमान में भी है। और ये किसी के मन में कभी कोई बात आ भी जाती है कि कोई पीछे का दरवाजा खुला रहेगा और मैं उससे निकल करके शानो शौकत में रह पाऊंगा, इस भ्रम को भी जीवन से निकालना चाहिए। भारतीय जीवन के पीछे के दरवाजे बंद है और इसको मानते हुए ही इस भारत माता के काम को सबको मिलकर के पूर्ण करना है। इस अपेक्षा, आशा के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं।